मैग्निफिसेंट मोमेंट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग राजा भैया का एक और नया रूप देखेंगे। राजा भैया और पीटी मॉर्निंग एक्सरसाइज। हम लोग के स्कूल में मॉर्निंग एक्सरसाइज सुबह 6 बजे से 6:45 तक की होती थी। राजा भैया का उगते सूरज से रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। सुबह सुबह सूर्यदेव उनको पुकारते थे, राजा भैया आप किधर हो? और राजा भैया भगवान सूर्यदेव से आंख मिचौनी खेला करते थे। रात में सभी बच्चे नाइट ड्रेस में ब्लू कुर्ता और ब्लू पैजामा में सोते थे और सुबह पीटी का जो ड्रेस था हाउस कलर शर्ट, हाफ वाइट पैंट एंड वाइट पीटी शू। तो जो बच्चे में जितनी स्फूर्ति रहती थी उसके हिसाब से वो रात में तैयारी कर लेते थे। जो बच्चे रेगुलर रहते थे वो रात में कुर्ता पैजामा पहनकर सोते थे और सुबह एक्सरसाइज करने के लिए हाउस कलर शर्ट, हाफ पैंट निकल जाते थे। पर जो बच्चे जो थोड़े आलसी थे वो क्या करते थे कि नाइट ड्रेस ब्लू कुर्ता और ब्लू पैजामा के नीचे पीटी किट मतलब हाउस कलर शर्ट, हाफ पैंट पहनकर सोते थे, ताकि जब सुबह जॉगिंग पे जाना हो, एक्सरसाइज के लिए जाना हो तो सीधा नाइट ड्रेस कुर्ता पैजामा खोले और जूता लेकर निकल गए। कुछ लोग राजा भैया के कैटेगरी के होते थे, मतलब पूरे आलसी। वो लोग दिमाग ज़्यादा चलाते थे और बॉडी कम चलाते थे, ताकि पीटी जाना ही नहीं पड़े। कभी बहाना बनाना, कपड़ा भीगा रह गया, कपड़ा फट गया, कभी तबीयत खराब, तो हर तरह की युक्ति। सुबह का माहौल बिल्कुल अलग रहता था। 5:30 बजे फर्स्ट विसिल, ताकि बच्चे उठकर 6 बजे तक ग्राउंड पहुंच सकें। और उधर फिर रेडियो एसएसटी एक वहाँ के बच्चों द्वारा बनाया हुआ रेडियो स्टेशन था। उसमें गज़ल, भजन आदि सुनने को मिलता था, या कुछ अनाउंसमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग का रेडियो एसएसटी था। सुबह 5:30 बजे का माहौल बिल्कुल अजीब रहता था। उधर फर्स्ट विसिल और इधर भजन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो हरी 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 गुन गाने लगी। रंग दे चुनरिया शाम पिया मोहे, रंग दे चुनरिया। फिर उधर सेकंड विसिल लाठीचार्ज के साथ सब अफरा तफरी का माहौल। कुछ लोग तैयार होकर जा रहे हैं, कुछ लोग जूते लेके भाग रहे हैं, कुछ लोग हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को चिढ़ा रहे हैं, रज्जो आ गई, रज्जो आ गई। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को भनक लगा कि ये बच्चे शायद मुझे बोलते हैं। वो भी गुस्सा गया, वो भी गुस्सा कर बोल रहे हैं। जो छुप छुप कर बोल रहा है वो छुप छुप कर पैदा हुआ होगा। उधर बच्चे भी शरारती कम नहीं थे। ओ रज्जो चौराहे पे पैदा हुई क्या? रज्जो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट काफी परेशान थे। उस सुबह की बात कुछ और थी। गजल बज रहा था, निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है। बाहर अफरा तफरी का माहौल, पर राजा भैया सुख चैन के साथ गहरी नींद में सोए हुए थे। उधर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट उनका चादर खींचकर उठा रहे थे और बोल रहे थे, राजा उठ जाओ, प्रजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। चादर खींचते ही देखा, ये क्या? अरे राजा भैया तो नंगा सोया हुआ है। राजा भैया बोला कि सर मेरे कपड़े भीगे रह गए, इसलिए आज मैं जा नहीं पाऊंगा। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ने भी बोला कि बिल्कुल गंदा लड़का है। उसके बाद अपना राजा भैया फिर से गहरी नींद में सो गया। लेकिन इसी बीच सन्नाटे को चीरती एक सनसनी। राजा भैया को मालूम चला कि अचानक प्रिंसिपल और हेडमास्टर आज स्पेशल इंस्पेक्शन के लिए हॉस्टल में आ रहे हैं। राजा भैया काफी परेशान, अपना ट्रेडमार्क गमछा को फेंकते हुए राजा भैया दौड़ते हुए अपने कबर्ड में घुस गए। आपको समझा दूं कि हम लोग का जो हॉस्टल था एक बड़ा हॉल हुआ करता था। उसमें लगभग 40 से 50 बेड हुआ करते थे, बैरक टाइप। और हर बेड के लिए एक अलग अलग कबर्ड रहता था लकड़ी का, और उसमें अलग अलग रेक बना हुआ था, बुक रखने को, कपड़ा रखने को, शू रखने को, ऐसा करके। तो राजा भैया ने क्या किया था, सारा रेक निकाल लिया था ताकि वो उनका पूरे हाइट का अंदर वो छुप सके। ऐसा वो 2 कबर्ड रखते थे वो, ताकि इमरजेंसी में काम कर सकें। राजा भैया कभी भी सिर्फ एक प्लान के तहत काम नहीं करते थे। राजा भैया के पास हमेशा 2 प्लान होता था, प्लान ए और प्लान बी। अगर प्लान ए फेल हुआ तो प्लान बी लागू होता था। राजा भैया का दिमाग इसमें काफ़ी तेज चलता था। तो राजा भैया कबर्ड में आ गए। मैं भी उस दिन संजोग से पीटी नहीं गया था, तो राजा भैया ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तुम भी बगल वाले कबर्ड में आ जाओ। हम लोग दोनों कबर्ड में छुप गए और अंदर से
उसका हैंडल पकड़ कर ऐसे खड़े थे और बीच में एक पार्टीशन था, इसमें राजा भैया, इसके बाजू वाले में मैं। और हम लोग सांस रुक गया, हम लोग के ललाट से काफ़ी पसीना आ रहा है कि अगर पकड़े गए तो फिर एक्स्ट्रा ड्रिल, और एक्स्ट्रा ड्रिल का मतलब मौत का तांडव, पैरामिलिट्री वाले लोग। ये सब खौफ के साथ हम लोगों की सांसें रुकी हुई थी। तभी हेडमास्टर और प्रिंसिपल की आवाज़ सुनाई पड़ी, कोई बच्चे इधर हैं? हम लोग की घबराहट और तेज, धड़कन और तेज, सांस भी एक अपने आप में एक आवाज़ पैदा कर रही थी। बिल्कुल खतरों से खेलते हुए राजा भैया के साथ मैं भी खड़ा था। फिर काफ़ी दिनों, 5 मिनट के बाद प्रिंसिपल और हेडमास्टर के पैरों की आवाज़ हमारे कबर्ड के सामने थी। हम लोगों की हालत बिल्कुल ख़राब थी। उसके बाद और हमने कुछ देर वेट किया तो हम लोगों ने सोचा कि शायद प्रिंसिपल और हेडमास्टर चले गए हैं। तभी राजा भैया ने मुझे पार्टीशन वाले लकड़े के पास से बोला, लगता है हेडमास्टर और प्रिंसिपल चले गए। हम लोगों की ये फुसफुसाहट हेडमास्टर और प्रिंसिपल ने सुन लिया, जो कबर्ड के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने कबर्ड खींचा और पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? तो राजा भैया आगे आकर बेबाकी से बोला कि सर ये हम लोग का ड्रेसिंग रूम है, हम लोग सर पीटी जाने के लिए ड्रेस चेंज कर रहे थे, अभी सर हम लोग जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि जाओ, लेकिन पेट्रोलिंग करते हुए जाओ। ठीक, हम लोग तुरंत भाग गए, किसी तरह जान बची कि एक्स्ट्रा ड्रिल में नाम नहीं गया। तभी उधर देखा कि रंगा बिल्ला वो डेस्क के नीचे छुपा है। हेडमास्टर वहाँ पर गए, रंगा बिल्ला से पूछे, तुम्हारा स्कूल नंबर क्या है? स्कूल नंबर पूछने के क्रम में जब वो हेडमास्टर ने अपने डायरी और पेन निकाला, इसी बीच में देखा कि रंगा बिल्ला दोनों भाग गए, क्योंकि रंगा बिल्ला को मालूम था कि इस 10 सेकंड में अगर वो बच नहीं पाए तो जिंदगी मौत का एक्स्ट्रा ड्रिल उनको सामना करना पड़ेगा। रंगा बिल्ला क्या करते, वो भाग चुके थे। राजा भैया और मैं दौड़ते दौड़ते ग्राउंड पहुंचा। मैंने तो एक्सरसाइज शुरू कर दी, पर राजा भैया इतनी आसानी से वो जाकर मेडिकली अनफिट वाले बच्चों के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। उस ग्रुप में वो बच्चे होते थे जिनको कुछ मामूली चोट लगी हो, कुछ तबीयत खराब हो, उनको वहाँ के लोकल डॉक्टर में चिट में लिखा हो कि हाँ ये 2-3 दिन में बच्चे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उन बच्चों का वहाँ रहता था। वहाँ राजा भैया खड़े हो गए। नॉर्मली वहाँ कोई चिट चेक करता नहीं था, बट उस दिन खराब था। कुछ समय के बाद राजा भैया ने देखा कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल वहाँ भी आ रहे हैं, ग्राउंड में भी इंस्पेक्शन चल रहा है। राजा भैया काफ़ी परेशान हो गए। जब तक जो मेडिकली अनफिट वाले बच्चे का ग्रुप था, जिसमें 15 बच्चे थे, लेकिन हेडमास्टर और प्रिंसिपल को देखकर उसमें से लगभग 9 बच्चे धीरे धीरे करके खसक लिए। अब बच गए सिर्फ 6 बच्चे। तो लोग मामून समझते हैं कि 6 बच्चे जेन्युइन होंगे। राजा भैया भी उसमें से एक थे। हेडमास्टर और प्रिंसिपल नज़दीक आए। हेडमास्टर ने राजा भैया से मेडिकल चिट मांगा। राजा भैया ने तुरंत मेडिकल चिट निकाला। राजा भैया ने ये सोचा कि शायद वो देखेंगे नहीं, सिर्फ पेपर देखकर छोड़ देंगे, बट हेडमास्टर ने उनका चिट देखा तो उनके मेडिकल अनफिट होने का जो एक्सपायरी डेट था वो 1 हफ्ते पहले ख़त्म हो चुका था। हेडमास्टर ने उनको 2 चांटे जोर से मारे। राजा भैया लड़खड़ा कर फिर खड़ा हुए। इसी बीच में प्रिंसिपल ने हेडमास्टर को फिर बुला लिया और आपस में कुछ बात कर रहे थे, कुछ जायजा लिया उन्होंने। इसके बाद हेडमास्टर फिर वापस आए। वो भूल चुके थे कि राजा भैया को उन्होंने चिट चेक किया है। राजा भैया से फिर चिट मांगा, मेडिकल चिट। राजा भैया ने फिर दिखाया, फिर 2 झापड़। राजा भैया झल्ला गए। इसी बीच में प्रिंसिपल ने फिर हेडमास्टर को बुलाया। वो कुछ और स्कूल का कुछ जायजा लेने के लिए वो ऊपर से बात की। उसके बाद फिर हेडमास्टर फिर इधर आए और फिर राजा भैया से चिट मांगा, मेडिकल चिट। राजा भैया झल्ला गए। सर आप कुछ तो याद रखो, 2 बार मुझे चांटे मार चुके हो, अब इन इंसानों का भी तो चेक करो। आखिरकार राजा भैया का पूरा दिन संघर्षपूर्ण रहा। इस तरह हंसी मजाक के कई सिलसिले चलते रहे, पर इस दरमियान इन परिस्थितियों में स्कूल ने हमें दोस्ती सिखाई, अनुशासन सिखाया, एक दूसरे के लिए खड़ा रहना सिखाया और मानसिक रूप से मजबूत बनाया।